सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। रेडियो सबरंग के सभी सुनने वालों को स्वाति चौहान का। रेडियो सबरंग एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है और हमारा कारवां लगातार बड़ा होता जा रहा है। आप लोग फोन से और ईमेल से हमें बता रहे हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है। इसी तरह जुड़े रहिए रेडियो सबरंग के साथ, जो है गाजियाबाद की कुछ महिलाओं की कोशिश। आप रेडियो सबरंग.in के अलावा हर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर हमें सुन सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के साथ अब हम आ गए हैं इंस्टाग्राम पर भी। तो जुड़िए हमसे इन सोशल मीडिया साइट्स पर भी। इन साइट्स पर आपको मिलेंगे हमारे ताज़ा अपडेट्स। ये हफ्ता है गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती का। दोनों महापुरुषों को हमारा नमन। साथ ही इस हफ्ते शुरू हो जाएंगे नवरात्रि भी। माँ दुर्गा के आशीर्वाद की कामना के साथ आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। बेघर लोगों का आसरा बन रहा सेंटर, जो 1 रुपए में खिलाता है भरपेट खाना। अमूमन ऑन एन एवरेज हम लोग कोशिश करते हैं कि 400 से 500 लोगों को हम लोग सर्व करें। क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, कोशिश करते हैं जो खाए उसका पेट भर जाए। बीते हफ्ते मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव में गाजियाबाद ने बनाया रिकॉर्ड। एक दिन में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। सुविधा यही, अब जो हर जगह कैंप लग रहे हैं, सरकार लगवा रही है, जैसे तो पब्लिक को फायदा की तरह लगवा रही है। इस हफ्ते सुनिए क्या है इंदिरापुरम में न्याय खंड के लोगों की मुश्किलें। पीने का पानी तो हम बॉटल लेते हैं, और ये जो पानी है सप्लाई वाला, ये तो इस थोड़ी प्रॉब्लम करता है, टाइमली नहीं आता है। अभी 2-3 दिन पहले तो बहुत दिक्कत किया था, दिवाली में तो 1 महीने गायब ही रहता है। और आपको मिलवाएंगे सिविल सर्विसेज में टॉप 10 में आने वाली गाजियाबाद की अपाला मिश्रा से। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। रोटी, कपड़ा और मकान, जी नहीं, फिल्म की नहीं बल्कि हकीकत में लोगों की बेसिक नीड्स की बात कर रही हूँ मैं। ये ज़रूरत पूरी करने के लिए हम और आप लगातार मेहनत करते हैं, बच्चों को उसी हिसाब से तैयार करते हैं, मगर फिर भी हम सड़क के किनारों पर, चौराहों पर अक्सर देखते हैं ऐसे लोग जो इन चीज़ों के लिए तरसते रहते हैं। ऐसे में गाजियाबाद में प्रेरणा सेवा संस्थान इन लोगों की मदद के लिए काम कर रहा है। ऐसे लोगों को ये फाउंडेशन सिर्फ 1 रुपए में भरपेट खाना खिलाता है। शहर में अलग अलग जगह जाकर ये लोग बेघरों की मदद करते हैं। मैं इनसे मिलने पहुंची। मैं इस समय प्रेरणा सेवा संस्थान के तरुण मानव जी के साथ हूँ, जो ये संस्थान 2007 से चला रहे हैं, और हम लोग इस समय गाजियाबाद के पुराने बस अड्डे के मंदिर के एक प्रांगण में हैं। तरुण जी, अभी गाजियाबाद बस अड्डे पे आप क्या करने के लिए आए हैं यहाँ? हमारा एक प्रकल्प है अनपात्र इंडिया के नाम से, जिसके माध्यम से हम लोग जगह जगह पे अलग अलग दिन अलग अलग जगहों पे ज़रूरतमंदों को हम लोग भोजन वितरित करते हैं। तो आज भी अनपात्र इंडिया के माध्यम से हम लोग यहाँ पर ज़रूरतमंदों के लिए खाना ही वितरित करने आए हैं। कुछ लोगों के पास तो अपनी व्यवस्था होती है, बट कुछ लोग हमेशा ही बस अड्डों पे ही निर्भर रहते हैं। लोग आने जाने वाले लोग जो मदद कर देते हैं उसी पे ही। तो उन लोगों को एक अच्छा और एक कहते हैं पौष्टिक खाना उनको मिल जाए। जैसे कि आपके चैनल का नाम है सबरंग, तो कुछ रंग उनके जीवन में भी आता है, तो उनके भी जीवन में एक आगे जीने की उत्सुकता रहती है। वही कोशिश करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। तो लगभग कितने लोगों को आप खाना खिला पाते हैं रोज़? अभी जैसे कोविड का लॉकडाउन खुल गया है, तो अभी जो भोजन वितरण करने जिन लोगों को हम कर रहे हैं, उसकी संख्या अभी फ़िलहाल हमने थोड़ी कम कर दी है। ऑलमोस्ट मान के चलिए 1/4 कर दिया है उसको। बट अमूमन ऑन एन एवरेज हम लोग कोशिश करते हैं कि 400 से 500 लोगों को हम लोग सर्व करें। भोजन में क्या चीज़ वितरित करते हैं? देखिए, हम लोग कई बार हॉस्पिटल्स के बाहर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वहाँ का मेन्यू बिल्कुल अलग होता है। तो वहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं खिचड़ी दें उनको, दाल चावल दें, दाल दें, अरहर की दें, जिससे कि उनको प्रोटीन्स मिल सके। तो आज भी हमारे पास दाल है, हमारे पास रोटी है, चावल है, लड्डू हैं। क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, कोशिश करते हैं जो खाए उसका पेट भर जाए। और यही कारण है कि इस फूड को ज़्यादातर हम लोग निःशुल्क ही होता है, या फिर हम लोग 1 रुपया जो एक नाम के लिए लिया जाता है कि भाई ठीक है, आप अगर देना ही चाहते हैं तो आप 1 रुपया दे दें, कि आप 1 रुपया भी नहीं देना चाहते तो तब भी आप भोजन ले लीजिए, अगर जब तक है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही तरुण जी, लेकिन महंगाई के इस दौर में ये आप सब कैसे मैनेज कर पा रहे हैं?
प्रेरणा सेवा संस्थान जितने भी प्रकल्प चला रहा है, हमारे पास कोई फिक्स फंडिंग नहीं है, कोई सरकारी फंडिंग नहीं है, सब पब्लिक के सहयोग से हो रहा है। और क्वालिटी कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं? तो हमने सबसे पहले इसी चीज़ पे फोकस किया और यही कारण है कि आप हमारी किचन में अगर आप देखेंगे तो जैसे हम लोग रोटियां बनाते हैं तो रोटी भी हम लोग के लिए हम लोग हाथ से नहीं बनाते हैं। हमारे पास रोटी बनाने की मशीन है हमारे पास, तो उसमें हमारे पास 1 घंटे में तकरीबन 800 रोटियां 900 रोटियों का हमारा प्रोडक्शन है। उसके अलावा जैसे आटा गूंदने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी तो वहाँ होती है ना, तो उसमें भी आटा भी हम लोग मशीन से गूंदते हैं। और क्योंकि वो गरम गरम सर्व होता है तो उसमें जो भी हम कहते हैं कि जो बैक्टीरिया या जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाती। आपके संस्थान के बारे में मैं पढ़ रही थी कि सिर्फ खाना ही नहीं खिलाना, आप लोग और भी बहुत कुछ इसके साथ साथ करते हैं। कुछ संक्षेप में उनके बारे में भी बताइए। हम लोग शुरू से ही होमलेस के साथ ज़्यादा काम करते रहे हैं। जो लोग ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं, ज़्यादा उनकी स्थिति ख़राब होती है, उनको तो हम लोग अपने शेल्टर होम ले जाते हैं, वहाँ उनको हम वहाँ रखते हैं। और जिनको हम लोग वहीं पे ही पॉइंट पे ही मदद कर सकते हैं, जहाँ वो स्पॉट पे ही जो मदद कर सकते हैं, मान लीजिए किसी को खाने की ज़रूरत है खाना दे देंगे, कपड़े की ज़रूरत है कपड़ा उसको वहीं दे देंगे, उसको कोई मेडिकल एड की ज़रूरत है वो वहीं दे देंगे। अभी हम लोग हाल ही में हम लोगों ने एनिमल्स के लिए भी स्टार्ट किया, जो स्ट्रे एनिमल्स हैं या जो किसी का बहुत ही प्यारा था बट जब उनको नहीं रखना था उन्होंने उसको सड़क पर छोड़ दिया, तो ऐसे जानवरों को भी हम लोग शेल्टर दे रहे हैं, उनका इलाज करा रहे हैं और उनको लाइफ लॉन्ग हम लोग उनको रखेंगे। यहाँ पर जो खाना सर्व हो रहा है इसमें दाल की जो क्वालिटी है वो देखने से ही समझ में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि दाल अलग है और पानी अलग है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे घर में दाल हम लोग खाते हैं। दाल बहुत अच्छी बनी हुई लग रही है और गर्म है, एकदम ताज़ा है। चावल और चपाती भी है। देखिए खाना जो है गरम है। हाँ, मतलब देख पा रहे हैं इसमें से तो भाप निकल रही है, तो एकदम गरम गरम खाना है। यहाँ खाना खाती हो? हाँ। क्या नाम है? रोशनी। अच्छा रोशनी, यहाँ कितने टाइम से खा रही हो खाना? हम सुबह चाय पी के आते हैं घर पे दीदी, और यहाँ पर खाना बांटता है, खाना खा लेते हैं यहाँ पे। अम्मा जी आप यहाँ खाना खाने आई हो? हाँ बेटी आज ही आई हो? कहाँ रहती हो? बेटा हम तो विजयनगर में रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ किस काम के लिए आई? मांगने लिए, खाना खाने के लिए मांग। तो विजयनगर से यहाँ आई हो खाना खाने के लिए? बाबा रोज आते हो यहाँ पे? ना, कभी कभी। कहाँ से आते हो? यही मालीबान। और खाना कैसा रहता है यहाँ का? खाना बढ़िया है। तो रात का खाना कहाँ से खाते हो? रात के सब बना लेते हैं, ना तो होटल पर खा लेते हैं। आज का खाना कैसा है? आज का बढ़िया है। फाउंडेशन के तरुण मानव से हुई पूरी बातचीत आप सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर और Facebook पर भी। तो कैसी लगी आपको ये बातचीत हमें ज़रूर बताइएगा feedback@radiosabran.in पर। प्रोग्राम में आपको मिलवाऊंगी सिविल सर्विसेज के टॉप 10 में आने वाली अपाला मिश्रा से। इंटरव्यू के आखिरी में मैंने जो साड़ी पहनी थी, मुझे उस पे क्वेश्चन किए कि जो इसके बॉर्डर पे है उसको क्या कहते हैं। फिर उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स का नाम लिया और बोला कि इधर कौन सी साड़ियाँ फेमस पाई जाती हैं। रेडियो सबरंग, मेरा शहर मेरी पहचान। अब तक तो हम लोग समझ ही गए हैं कि कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में सबसे बड़ा हथियार है सावधानी और वैक्सीनेशन के मामले में उत्तर प्रदेश 10 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगाने वाला पहला प्रदेश बन गया है। पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लगी है, जहां सितंबर के अंत में ये आंकड़ा 10 करोड़ 60 लाख को पार कर गया। और अगर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ के बाद सबसे ज़्यादा वैक्सीन गाजियाबाद में लगी है। यहाँ लगभग 28 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। सोमवार को हुए मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का यहाँ हाल क्या रहा, बता रही हैं निमिषा माथुर। सोमवार 27 सितंबर को गाजियाबाद में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ और 1,10,664 लोगों को वैक्सीन लगी। इससे पहले भी 2 मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव हुई थी। पहली ड्राइव 3 अगस्त को जिसमें लगभग 79,000 लोगों को, और दूसरी 17 सितंबर को जिसमें लगभग 75,000 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ था। शहर में 250 से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए, जिसमें कई मॉल्स, सोसाइटीज़ और अस्पतालों को सेंटर बनाकर वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। गाजियाबाद के ऐसे ही एक वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद इंदिरापुरम बीजेपी के अध्यक्ष श्री अजय शुक्ला जी ने इसी संगठन की
सफलता बताया। पिछले वर्ष से जब से कोरोना महामारी आई है उसके बाद से ही सेवा ही संगठन के माध्यम से हम लोगों ने पहले तो जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उन लोगों की सहायता का कार्य किया। फिर जो लोग जिन लोगों के जॉब छूट गए या जिनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी उनको खाना पीना भी दिया। और जब से ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई है उसके बाद से तो इंदिरापुरम में तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा संगठन है उसका एक एक कार्यकर्ता इस वैक्सीनेशन ड्राइव में अपनी सेवा दे रहा है। वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल डॉक्टर श्वेता वर्मा ने बताया कि इस तरह की मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव ही वक्त की ज़रूरत है। कुछ जगहों पे होता है ना कि पहले से हमें स्लॉट बुक करके आना पड़ता है और जब हमारी मेगा ड्राइव होती है तो स्लॉट बुक करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप अपना पहचान पत्र और अपना मोबाइल नंबर लेके आइए और आप रजिस्टर करके आपका वैक्सीनेशन हो जाता है। तो इस वजह से ऐसे सेशंस की बहुत आवश्यकता है। वैक्सीनेशन करवाने आए लोगों से जब मेरी साथी स्वाति ने बात की तो सभी ने बताया कि उन्हें वैक्सीनेशन में कोई परेशानी नहीं हुई। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? मैं मक्कनपुर से आया हूँ, मक्कनपुर से भोला। कोई दिक्कत तकलीफ? कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या नाम है? जी मैम, मेरा नाम अर्जुन है, खोड़ा से। और ये आपकी पहली है कि दूसरी है वैक्सीनेशन? पहली। कोई दिक्कत तकलीफ? नहीं। किसी को कोई यहाँ परेशानी हो रही है वैक्सीनेशन? कोई परेशानी नहीं हो रही है, कोई परेशानी नहीं हो रही मैम। सुविधा यही अब जो हर जगह कैंप लग रहे हैं, सरकार लगवा रही है, जैसे तो पब्लिक को फायदा की तरह लगवा रही है। इंदिरापुरम में वैक्सीनेशन का काम देख रहे बीजेपी के संयोजक श्री संजीव शर्मा जी ने बताया कि कैसे लगातार वैक्सीनेशन की क्षमता बढ़ाई जा रही है। अगर आप देखोगे कि पहले हमारी कैपेसिटी 4 कैंप 5 कैंप की होती थी, फिर 10 कैंप की होती थी और अब निरंतर आज अगर आप देखेंगे तो महा मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव है और उसमें कैपेसिटी 23 कैंप्स की है। सो आई थिंक एक माइलस्टोन है, भाजपा के लिए माइलस्टोन है, स्वास्थ्य विभाग के लिए माइलस्टोन है कि 23 सेंटर्स पे हम इसको कर रहे हैं। कोरोना को हराने के लिए बार बार हाथ धोने और आपसी दूरी को बनाए रखने के अलावा वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा हथियार है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से विभिन्न संगठन ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने की मुहिम में लगे हुए हैं। ये थी निमिषा माथुर की रिपोर्ट। यूपी बना हुआ है वैक्सीनेशन में नंबर 1 और गाजियाबाद है यहाँ की टॉप 3 सिटीज़ में। तो आप में से अगर अब भी कोई ऐसा है जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो तुरंत लगवाइए। और जैसा कि हर प्रोग्राम में हमारी टीम निकलती है शहर के किसी एक इलाके में जानने वहाँ के लोगों की परेशानियाँ, तो आज आपको ले चलते हैं इंदिरापुरम के न्यायखंड एरिया में। मेरी साथी अर्चना ने वहाँ के लोगों से उनकी मुश्किलें जाननी चाहिए। मैं यहाँ खड़ी हूँ न्यायखंड 3 के प्राचीन पीपल वाला शिव शक्ति मंदिर के पास। आइए सुनते हैं यहाँ के लोगों की समस्याओं के बारे में। एक तो पीछे वो कूड़ादान बना हुआ है खंडरों में, और ये जो चौराहे पे ये कोने पर रेडी लगी, यहाँ पे जाम लगता है। ये सब्जी की जो रेडी लगी हुई है। मेरा नाम प्रेम है। यहाँ पर इतनी सारी ठेली लगी हुई है सब्जी की कि मतलब यहाँ पे इतना जाम हो जाता है कि यहाँ पर एक तो पब्लिक को निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे एक तो सीवर की प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे सीवर यहाँ पर काफ़ी गंदगी हो रही है, नाली का कोई काम नहीं है, और मतलब यहाँ पर एक तो रोड का कोई काम नहीं है। यहाँ पर खड्डे इतने हो रहे हैं, रोड पे खड्डे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मतलब है ना, जो आम नागरिक यहाँ का जो आम नागरिक है उससे चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। व्हीकल में प्रॉब्लम आती है, कभी अलाइनमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम आती है। यहाँ सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। लिविंग एरिया में लोगों ने दुकान खोल दी है यहाँ पर, जैसे आम पब्लिक तो यहाँ पर परेशान है ही सबसे ज़्यादा। नाले वाले भरे हैं, पानी भरता है, कई जगह सड़कें टूट गई हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बस ये गली बन रही है ना भैया, कब जल्दी कवर होएगी ये पता नहीं। सफाई की समस्या है सबसे बड़ी, तो सफाई की और पार्किंग की। साफ सफाई का ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ के पीछे साइड में अभी तो थोड़ा रोड बन रहा है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है। और दूसरा क्या है कि कोई भी किसी को बोले 2-3 बार बोला भी था ऊपर, तो जब सफाई हो जाती है तो ठीक है, उसके बाद फिर वही कचरा होता है पीछे। इसी चक्कर में मैंने अपना भी मकान यहाँ से इधर शिफ्ट करा। मैंने अपना पर्सनल छोड़ के इधर आया। मैं रहने वाले भी लोग भी ना, वो भी कुछ ऐसे ही है। इस दुकान के पीछे आप गली में जाओगे तो बहुत कचरा है। लोग क्या है, आसपास के लोग सब कचरा उधर ही डालते हैं और उसका कुछ मतलब डिकम्पोजिशन के लिए कुछ है नहीं। महिलाओं से बात की तो पता चला कि कूड़ा वाला आता है, कूड़ा लेके जाता है। वो तो आता ही है, लेकिन जिसका एक्सेस कचरा हो जाता है भाई, जैसे कुछ आलसी लोग भी हैं, सब इधर डालते हैं। बताइए कि क्या यहाँ पे क्या क्या समस्याएं आप रोज सुबह से शाम आप फेस करते हैं? समस्या है, लाइट की भी समस्या हो जाती है, कूड़ा वाला भी नहीं आता, कभी कभार पानी भी नहीं आता। पानी तो 2-3 दिन नहीं आता। कूड़े वाली गाड़ी थोड़ी लेट आती है लेकिन रोज आ ही जाती है,
और सड़क की जो प्रॉब्लम थी, बारिश से भर जाता था, लेकिन अभी खुद गया है तो बन ही रहा है। 2-3 दिन पहले से काम शुरू हुआ है। पीने का पानी आता है यहाँ पे? पीने का पानी तो हम बॉटल लेते हैं, और ये जो पानी है सप्लाई वाला, ये तो इस थोड़ी प्रॉब्लम करता है, टाइमली नहीं आता है। अभी 2-3 दिन पहले तो बहुत दिक्कत किया था, दिवाली में तो 1 महीने गायब ही रहता है। तो आप 1 महीने कैसे बिताते कैसे होंगे वो टाइम? रुक रुक के आता है, कभी किसी का आ गया, किसी का मोटर अच्छा है तो किसी का पानी खींच लिया, किसी का 2 दिन पे आया, कभी रात में आया, कभी ऐसे करके आता है। वैसे समस्या यही है, जो अपना वो नाला वाला जो भर जाता है, पानी वानी बाहर निकलना लगता है, तो वो जो है अपना उसमें दिक्कत होता है। लेकिन फिर बुलाते हैं तो होता है, लेकिन टाइम लग जाता है, वही है। और कोई समस्या है? पानी वानी को तो अभी दिक्कत नहीं है, अभी तो नहीं है फिलहाल। लेकिन अब आने वाली है, दीपावली के छठ पूजा आता है, उस टाइम हो जाता है ये। इन लोगों की मुश्किलें लेकर मैं मिली वहाँ की पार्षद निर्मला त्यागी से और लोगों की इन दिक्कतों के बारे में बात की। सप्लाई की ये समस्या तो ना इंदिरापुरम न्याय खंड में क्या, पूरे इंदिरापुरम वसुंधरा में सब जगह है, क्योंकि इस टाइम पे सफाई होती है, ये सभी की समस्या है। और हमने भी बोला था सभी की, क्योंकि त्योहार होते वैसे इस टाइम पे होने नहीं चाहिए, और हमें सभी को इसमें आवाज उठानी चाहिए। हमने तो खैर बोला है। तो क्या प्रशासन की ओर से कोई आपको कोई कुछ मदद मिली है इस मसले पे? इसके बारे में हमने भी कहा, सभी पार्षदों ने, ये सभी ने कहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इंदिरापुरम वसुंधरा सभी जगह है। टूटी हुई सड़कों को लेकर भी शिकायत थी लोगों की। देखो जी, अब तो टाइल्स की विधायक निधि से बन रही है, तब तो न्यायखंड थर्ड में काफी गलियों में बन भी चुकी, अब जो रह रही है उनमें बन रही है। निर्मला जी, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि कचरे की गाड़ी तो आती है कूड़ा उठाने के लिए, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर कई बार कूड़ा फैला रहता है, बिखरा रहता है, तो उसके लिए क्या उपाय होगा? जो झाड़ू लगाने वाले होते हैं ना, ये उनकी ड्यूटी होती है, वैसे तो गाड़ी वाले नहीं उठाते। ये न्यायखंड में आप भी गए होगे, हम भी गए हैं जी। ये तो थोड़ा देखो, आसपास वालों को भी देखना चाहिए, और लोग बागों की जहाँ मर्जी कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। और ये जो झाड़ू वाले होते हैं उन्हें कहेंगे हम, और गाड़ी आती है, लोग बाग ऊपर से फेंक देते हैं, वो नीचे गिर जाता है। तो ये तो देखो जी, ये तो थोड़ा जनता को इसमें संभलना पड़ेगा, जनता को करना पड़ेगा कूड़े के लिए। तो ये बिल्कुल, जनता की सहभागिता के बिना तो कोई भी काम नहीं हो सकता। कोई भी काम नहीं, तो हम लोगों को सबे सोचना, पड़ोसियों को एक दूसरे के ये देखना पड़ेगा, कोई इनके घर के आगे कूड़ा ना डाले। गाड़ी चली जाती है, लोग बाग टाइम पे कूड़ा नहीं देते, फिर वो घर से लेके आते हैं और जहाँ खाली जगह मिलती है वहाँ पे ढेर बढ़ा देते हैं। वहाँ पर ये भी सुनने में आया था कि जो गटर का पानी है और जो सप्लाई का पानी है वो भी आपस में कहीं पे मिल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर बीमारी फैलने का डर है लोगों में। हाँ, कई बार ग्रुप में भी डाला था, गटर का पानी और गंगा वाटर का एक साथ जुड़ जाते हैं जी। तो इस पे क्या कार्रवाई की गई है? ये क्या करते हैं, ये अपने आप पानी वो करवा देते हैं। कई बार अभी अपने आप कनेक्शन कई लोग करवा लेते हैं ये, और इसमें टूट फूट हो जाती है, तो इसलिए वैसे इसकी तो कंप्लेन करी भी थी हमने भी। ये अभी आया था, किसी और का भी आया था, ये लिख के भिजवा दिया जी हमने इसके लिए। इसके बारे में भी फोन आया था एक, इन्होंने जीडीए से किसी ने कनेक्शन नहीं ले रखे, ये अपना प्लम्बर बुलवा के अपने आप करवा लेते हैं। तो जीडीए वाले कह रहे थे कम से कम हम अगर इन्हें कनेक्शन दें तो हम अच्छी तरह से देख के कहाँ पे कौन सी लाइन है, कैसी है, तो हम देख के काम करें। ये कई बार ये जीडीए से कनेक्शन नहीं लेते, अपने आप ही करवा लेते हैं। अगर आपके एरिया की भी है कोई खास समस्या तो हमें ज़रूर बताइए feedback@radiosabran.in पर। रेडियो सबरंग की टीम पहुंचेगी आपके यहाँ और ये टीम बनेगी आपकी आवाज़। रेडियो सबरंग। आज के मेहमान। बीते हफ्ते सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया। ये एग्जाम कैंडिडेट्स की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी पर्सनालिटी तक को टेस्ट करता है। ऐसे में गाजियाबाद का नाम रोशन किया यहीं वसुंधरा में रहने वाली अपाला मिश्रा ने, जो टॉप 10 में आई हैं। मैंने अपाला से संपर्क किया और हुई उनसे कुछ इंटरेस्टिंग बातें। आप भी सुनिए, और अगर आप हैं सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट तो ये बातचीत आ सकती है आपके काम भी। मैंने अपाला से पूछा कि इंटरव्यू के बाद वो कितनी कॉन्फिडेंट थी कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मैम, इंटरव्यू एक्चुअली मेरे हिसाब से अच्छा हुआ था। तो इंटरव्यू के बाद मुझे थोड़ी पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी कि लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए, होप लग रही थी। बट चूंकि एग्ज़ाम इतना अनप्रेडिक्टेबल है,
और किसी को अपने मेंस के मार्क्स भी पता नहीं होते हैं, तो सर्टेनिटी के साथ तो कुछ नहीं कहा जा सकता था, बट डेफिनेटली 9th रैंक आ जाएगी इसकी भी उम्मीद नहीं थी। तो अब सिलेक्शन के बाद घर का माहौल तो बिल्कुल त्योहार जैसा होगा। हाँ मैम, बहुत बिजी हो गया है एकदम, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, अचानक से बिजी लाइफ हो गई है, पहले बहुत ही शांत थी, अब अचानक से काफी हलचल हो गई है। सो आर यू सेलिब्रेटिंग, क्या आप इसको सेलिब्रेट कर रही हैं सक्सेस को? जी मैम, अच्छा तो बहुत लग रहा है, और चूंकि मैंने बहुत ऐसे वीडियोस देखे थे लोगों के, टॉपर्स के, अपनी प्रिपरेशन के टाइम, तो मुझे लगता है इन वीडियोस को एट अ प्रायोरिटी मुझे भी रिटर्न बैक करना चाहिए लोगों को और सोसाइटी को, तो मुझे लगता है यही बेस्ट वे है सेलिब्रेट करने का। बहुत बढ़िया तो पाला, इसीलिए वंडरफुल थॉट, वंडरफुल थॉट। एक वो कौन सी चीज है जिसने आपको सबसे ज्यादा मदद करी है तैयारी करने में? कैन यू पिन पॉइंट वन थिंग? मैम, एक चीज अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मुझे लगता है इस एग्जाम की और खुद की साइकोलॉजी समझना एक बहुत बड़ा काम है, जो कि जनरली मिस हो जाता है बच्चों से और कोचिंग सेंटर्स से। हम लोग पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पे फोकस करना भूल जाते हैं। तो हमें हमेशा हर थोड़ी देर पे, हर थोड़े दिन पे खुद को भी एनालाइज करना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं वो हमें सूट कर रहा है या नहीं, या वो रिजल्ट्स दे रहा है या नहीं। तो मुझे लगता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एक ऐसी चीज है जो शायद काम आई। इतनी यंग एज में अपाला आप बहुत ही काम और कंपोज लग रही हैं, शायद यही इवैल्यूएशन आपको मदद कर रहा है ऐसा अपने आप को प्रोजेक्शन देने में, प्रोजेक्ट करने में। यस मैम, हो सकता है, थैंक यू सो मच। ग्रेट। सिविल सर्विसेज के बारे में, उसके इंटरव्यूज के बारे में हमने इंटरनेट पे बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है जी कि बहुत वियर्ड तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ हुआ? जी मैम, इंटरव्यू में तो ऐसा है कि प्रीलिम्स और मेंस में आप पढ़ाई के बलबूते निकल सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में आपको बहुत डीप नॉलेज चाहिए, आपके अंदर एक सब्सटेंस होना चाहिए। और डेफिनेटली मैंने भी बहुत पढ़ा था इंटरनेट पे, तो मेरे साथ भी ऐसा एक इंसिडेंट हुआ कि इंटरव्यू के आखिरी में मैंने जो साड़ी पहनी थी, मुझे उस पे क्वेश्चन किए कि जो इस पे, इसके बॉर्डर पे है, उसको क्या कहते हैं। फिर उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स का नाम लिया और बोला कि इधर कौन सी साड़ियाँ फेमस पाई जाती हैं, और कम से कम 5-7 क्वेश्चन साड़ी भर ही हो गए। अरे तो मुझे लगता है वो एक इंटरेस्टिंग और यूनिक एस्पेक्ट था। जवाब दे पाई जी थी? जी, वही मैं कह रही थी कि चूंकि मेरी मदर जो है वो प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वो बचपन से ही मैंने उन्हें साड़ियाँ पहनते हुए देखा है, और वो थोड़ा शौक रखती हैं एथनिक वेयर का, तो मुझे थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज था साड़ियों के बारे में थैंकफुली, तो वो काम आ गया मेरा इंटरव्यू में। फैंटास्टिक। अच्छा, यही मेरा अगला सवाल भी आपकी मम्मी की जॉब से और परिवार के माहौल से जुड़ा हुआ था कि आपके ब्रदर और फादर आर्मी में हैं और मम्मी प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो घर का माहौल आपका कैसे था? बहुत डिसिप्लिन था? जी मैम, थोड़ा तो डिसिप्लिन होता ही है, क्योंकि पापा आर्मी में है। एक चीज जो अच्छी हुई वो ये है कि पापा थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ ध्यान देने को कहते हैं हमेशा, बचपन से ही स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा वो खुद भी जिम जाते हैं, खेलते हैं। तो उनके रहते रहते शाम को हमने टेबल टेनिस खेलना शुरू किया, मैंने और मेरे फादर ने, और रोज शाम को आधे घंटे के लिए या 25 मिनट्स के लिए हम नीचे जाके टीटी खेलते थे। और मुझे टीटी खेलना बिल्कुल भी नहीं आता था, मैंने कभी रैकेट भी नहीं, बैट भी नहीं पकड़ा था, लेकिन मुझे इस प्रिपरेशन के दौरान वो खेलना भी आ गया, और मुझे लगता है उस चीज ने मुझे थोड़ा काफी रिलैक्स्ड रखा, और थोड़ा एक नॉन यूपीएससी एस्पेक्ट हो गया मेरी प्रिपरेशन में, जो कि अच्छा एस्पेक्ट था। सिर्फ पढ़ती थी कि एंटरटेनमेंट में आप टेबल टेनिस के अलावा और कुछ भी कर रही थी? मैम, आई थिंक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है इस प्रिपरेशन में। ऑल्दो मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये एक कमी कहूँगी मैं कि और ज़्यादातर एस्पिरेंट्स में मैं देखती हूँ कि जब भी हम ब्रेक लेते हैं तो हमें गिल्टी फील होने लग जाता है, हमें लगता है हम कुछ क्राइम कर रहे हैं ब्रेक लेके। लेकिन इस माइंडसेट से थोड़ा बाहर निकल के आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। तो फादर के साथ तो डेफिनेटली मैं टीटी खेलती थी, लेकिन मुझे लगता है मेरी मदर ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जब भी उनको लगता था कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो समझ जाती थी कि अब इसका आ गया है लिमिट, तो हम जाते थे बाहर कहीं और कॉफ़ी पीकर आते थे, थोड़ा ऐसे शाम को 1 घंटा 1.5 घंटा आसपास। आप तो सेम एरिया में रहती हैं तो यहीं आसपास,
तो आई थिंक वो एक बहुत रिफ्रेशिंग ब्रेक्स हो जाते थे। और मेरी मदर से मैं बहुत क्लोज भी हूँ, तो मैं उनसे बात करती थी उस टाइम पे, तो मुझे अच्छा लगता था। आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है ब्रेक। ये बॉन्ड भी आपके बहुत काम आया मम्मी के साथ का, और पापा के साथ तो ऑफ कोर्स आप कह ही रही हैं, टेबल टेनिस और फिजिकल एक्टिविटीज। सिविल की तैयारी अलग अलग करते समय अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो हर लेवल के लिए आप एस्पिरेंट्स को क्या सुझाव देना चाहेंगी? विल स्टार्ट विद द प्रीलिम्स। मैम, प्रीलिम्स एक ऐसा लेवल था जो मेरा पहले भी क्लियर नहीं हुआ था, और मैंने प्रीलिम्स स्टेज में फेलियर देखा था पहले 2019 में। तो वो मुझे बहुत फियर देता था, मुझे बहुत डराता था वो स्टेज। पर मैं ये कहना चाहूँगी एस्पिरेंट्स को कि डेफिनेटली इस एग्ज़ाम में कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी हो सकती है जो शायद आपके लिए एकदम एक्सीलेंटली ना बैठे। कहीं ना कहीं आपका हर चीज़ स्मूथली नहीं जाएगा। तो आप हर सेक्टर में, हर सेगमेंट को डिलिनेट करें और देखें आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो शायद एमसीक्यू जो होते हैं उनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और देखना कि आप कितने इजीली सेलेक्ट कर पा रहे हैं 4 में से एक ऑप्शन, कितने इजीली एलिमिनेट कर पा रहे हैं, क्या आप कुछ टेक्निक लगा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए। मेंस की तैयारी करने वालों के लिए? मेंस तो मेरा फेवरेट पार्ट था प्रिपरेशन का, और मुझे वैसे ही अच्छा लगता है लिखना, शायद इसलिए मेरे लिए वो वर्क किया। मेंस में तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके आगे आप कुछ वैल्यू एडिशन करें। वैल्यू एडिशन से मेरा मतलब ये है कि आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं, हमें इतने सारे न्यूज़ मिलते हैं, विमेन रिलेटेड इतने न्यूज़ मिलते हैं, एजुकेशन रिलेटेड, तो आप वो एग्जाम्पल्स नोट कर लें और उनको अपने आंसर्स में इंक्लूड करें। उससे आपका आंसर एक कदम आगे हो जाएगा। थोड़े बोनस पॉइंटर्स, या कहीं कोई आर्टिकल्स मिल गए, कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, ये सब चीज़ें आप अलग से एक सेपरेट नोटबुक्स बना के उनको नोट करें और उनको यूटिलाइज करें अपने आंसर्स में। ये एक एज दे देगा मुझे लगता है। इंटरव्यू की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगी? मैम, इंटरव्यू के लिए मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ाई इंटरव्यू के लिए ही की है। एक तो क्योंकि बीच में पैंडेमिक हो गया था और लॉकडाउन हो गया था और एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था। जून में था पहले, फिर सितंबर में हो गया था, तो टाइम भी ज़्यादा था और पढ़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा था। तो इंटरव्यू में क्या है कि आपको अपने बारे में बहुत जानना है। अब तक हम सबके बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब आपको खुद के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और खुद के बारे में जैसे मेरे फादर आर्मी में हैं, तो आर्मी के बारे में मुझे पूरा प्रिपेयर करना पड़ा था, और आर्मी से मुझे क्वेश्चंस भी आए थे इंटरव्यू में। वैसे ही जैसे हेल्थ सेक्टर हो गया, मैं एक डेंटिस्ट हूँ, तो हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था, या कोविड हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में एक थरो नॉलेज होनी चाहिए आपको। आपकी कोई हॉबी है, अगर आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में पूरा, और कैसे वो आपकी मदद करेगा आगे जाके। तो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए अपने बारे में। इस एग्जाम को प्रिपेयर करने में आप ये सब कह रही हैं, लेकिन वैसे ताउम्र लग जाती है अपने आप को जानने में। जी, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ही। कोई भी कभी भी पूरी तरह से नहीं जान सकता, ये तो सच बात है, लेकिन आंसर देने भर का। करेक्ट। अच्छा, आपको लगता है कि देश का इस समय जो एग्जिस्टिंग सिस्टम बना हुआ है उसे बदलने की गुंजाइश होगी आपकी ट्रेनिंग के बाद? मैम, डेफिनेटली मुझे लगता है इंडिया में हम ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट्स देख रहे हैं, एक स्लो पेस पे हो रहे हैं इम्प्रूवमेंट्स। और अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो एक हेल्थ सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो कि मुझसे बहुत क्लोज रहा है, मैंने बहुत पास से देखा है उस सेक्टर को। मुझे लगता है वहाँ इम्प्रूवमेंट होना एक प्रायोरिटी रह सकती है मेरी। और हेल्थ में भी मुझे लगता है विमेन्स हेल्थ एक ऐसा एरिया है जो थोड़ा कह सकते हैं फोकस उस पर और करने की ज़रूरत है, क्योंकि विमेन का हाइजीन, विमेन का सैनिटेशन, ये सब चीज़ें अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो नेचुरली पूरी फैमिली और पूरी कंट्री पे इम्पैक्ट होगा। तो ये मुझे लगता है प्रायोरिटी एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। अपाला, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर रेडियो सबरंग। पिछले हफ्ते के हमारे एपिसोड में आपने सुनी थी पल अग्रवाल से बातचीत, जो रही जेईई की टॉपर, और आज आपने सुनी बातचीत सिविल सर्विसेज के टॉप 10 में आई अपाला मिश्रा से।
ये दोनों बच्चियां गाजियाबाद का गौरव बढ़ा रही हैं और ऐसे हर बच्चे के साथ हैं हमारी शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है हमारा ये प्रोग्राम, हमें ज़रूर बताइए feedback@radiosabrang.in पर। और इसी बातचीत के साथ अब ख़त्म हो चला हमारा ये प्रोग्राम। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, मगर तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, रखिए एक दूसरे का ख्याल। और हाँ, हमारा चैनल पार्टनर है स्वच्छ भारत अभियान के साथ भी, इसीलिए हमारी कोशिश रहेगी कि स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम हम आपके बीच लाते रहें। आप भी रखिए अपने आस पड़ोस को साफ और साथ ही कम कीजिए प्लास्टिक का इस्तेमाल। इन सब के बीच लाइक करिए हमारा फेसबुक पेज और सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो सबरंग। नमस्कार, बाय बाय, जय राम जी की। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।